जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। राहु अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब कि मैं लेट हूँ बताने में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में राहु जो हैं ये 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इसलिए ये लंबा काल अभी बाकी है और आपको इससे अवगत कराना कि अश्विन नक्षत्र में जाके राहु क्या असर देंगे, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 20 फरवरी 2023 को अश्विन नक्षत्र के चौथे चरण में राहु प्रवेश कर रहे हैं। अब राहु का नाम आते ही कई लोग बहुत डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि राहु एक छाया ग्रह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और राहु का अस्तित्व नहीं है इसलिए उसका कुंडली के घरों में भी जो है उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। मतलब 1 से लेके 12 नंबर तक जितनी राशियां हैं उन राशियों में राहु की कोई राशि नहीं है, लग्न नहीं है। राहु का कहीं ना कहीं पर भ्रमण होता रहता है, गोचर में बस हमें वही दिखाई देता है। राहु एक अंश है, राहु एक बिंदु है, राहु एक धुआं है, राहु एक प्रवृत्ति है, राहु एक आपके जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि आपके जीवन में जो अच्छा बुरा होता रहता है वो राहु के और केतु के हिसाब से भी देखा जाता है। और राहु और केतु आपके जन्मों जन्म, पूर्व जन्म, अगले जन्म के भी कारक होते हैं, ऐसा भी कहा गया है। अब जो राहु का ये स्थान ही नहीं और जिसकी पुराण की कथा में हम सुनते हैं कि वो राहु जो है अमृत पाने के लिए लालायित थे, इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो वो दूसरा भेष धर के बैठ गए देवताओं की लाइन में और जब उनका सिर कटा तो सिर रह गया राहु, क्योंकि वो अमृत नहीं पी सके और अमृत गले में रह गया था। लेकिन फिर भी जो सिर था वो रह गया राहु और जो धड़ था वो हो गया केतु, ये तो सभी जानते हैं। अब राहु के धड़ नहीं है, इसका मतलब गले के नीचे का पोर्शन यानी कि उनका दिल नहीं है। राहु सिर्फ दिमाग से काम करता है। राहु सोचता है कि मैं जिसको पाना है उसको पाना है। अब राहु को बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहु कितने लोगों का मैंने देखा है कि राहु की महादशा में वो करोड़ों हो गए, राहु की महादशा में उनकी बड़ी उन्नति हो गई। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, क्योंकि राहु जो है रिसर्चर है। राहु को बड़ी जिज्ञासा है हर चीज पाने की। राहु को अमृत पाने की जिज्ञासा थी कि नहीं थी? तो इसी तरह राहु को बड़ी जिज्ञासा है रिसर्च करने की। राहु चाहता है कि वो बहुत कुछ करे और अच्छा बैठा हुआ राहु कुंडली में बहुत कुछ कर भी दिखाता है। मजेदार बात यह है कि राहु जो कर दिखाता है वो उसकी दशा में कर दिखाता है। उस अंतरदशा में अगर चंद्र हो, सूर्य हो, तो ऐसे मौके पे वो ग्रहण योग बनता है और उस दशा में लोगों को तकलीफ भी होती है। लेकिन राहु जब अपनी दशा, उसकी अंतरदशा जब अच्छे गोचर में होती है, क्योंकि आप याद रखिए आपकी 18 साल की राहु की दशा चल रही है, तो वो एक सा व्यवहार नहीं करेगा, वो वैसा व्यवहार करेगा जो गोचर बताएगा। एक तो होता है आपका जन्म का राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो आप पर बहुत असर देता है, और एक होता है गोचर का राहु जो बदलता रहता है, और वो गोचर का राहु जो है उसी हिसाब से आपकी ग्रह दशा जो है आप पर असर देती रहती है। तो ये राहु का अश्विनी नक्षत्र में जाना किसको सबसे ज्यादा असर देगा? जिनकी राहु की महादशा लगी हो, अंतरदशा लगी हो, जिनका चंद्रमा या सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, क्योंकि राहु अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, या जिनका लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो, तो इन सब चीजों से, या जिनका गोचर खराब हो, तो ऐसे में खराब गोचर वालों को खराब असर देगा राहु अश्विनी नक्षत्र में जाके, और राहु अच्छे गोचर वालों को अच्छा असर देगा।
जन्म का राहु कहाँ बैठा हुआ है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि अश्विनी नक्षत्र जो है इसका स्वामी केतु है। राहु का आधा हिस्सा, मतलब राहु हो गया गले से ऊपर का हिस्सा, और राहु का निचला हिस्सा जो दिल लेकर बैठा है वो है केतु, जो दिल से सोचता है, जिसे सिर्फ भागना पसंद है, जो चाहता है काम करना, जो सात्विक ग्रह कहलाता है, जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, जो मोक्ष का कारक भी माना जाता है। कहा जाता है कि केतु जब द्वादश में बैठता है तो मोक्ष का कारक भी बन सकता है। ऐसे में राहु जब केतु के नक्षत्र में जाता है तो वो संपूर्ण हो जाता है। मतलब एक तो राहु गला और ऊपर से उसको धड़ मिल गया, धड़ का नक्षत्र मिल गया, तो राहु अब पूरे बॉडी से सोचना शुरू हो गया। जितना तेज दिमाग राहु का चला उतना ही तेज दिमाग उसने दौड़ लगाई। अब वो दिल की भी मानने लगा, अब वो हर प्रकार से जो है संपूर्ण होकर विचरने लगा। एक बली स्थिति में आ गया राहु, और राहु बहुत बली हो जाता है जब वो अश्विनी नक्षत्र या किसी भी केतु के नक्षत्र में जाएगा। तो इसी तरीके से केतु पर भी असर पड़ता है, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डालेगा जब वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, और क्या डाल रहा है असर ये तो आप जानते हैं, बहुतों को पता भी होगा। जिनके राहु का गोचर अच्छा होगा उनको भी पता होगा, जिनके राहु का गोचर अच्छा नहीं होगा उनको भी पता होगा, जिनकी राहु की महादशा चल रही है उनको ज्यादा पता होगा। अब हम बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र क्या है। हमने जाना कि 20 फरवरी 2023 को अश्विनी के चौथे चरण में राहु का प्रवेश हो गया। वहीं 20 फरवरी को केतु स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए। अब इन दोनों ने अदला बदली कर ली है, तू मेरे नक्षत्र में जा, मैं तेरे नक्षत्र में जाता हूं, तो दोनों ही बली हो गए, दोनों ही संपूर्ण हो गए। लेकिन चर्चा यहाँ राहु की हो रही है। 30 अक्टूबर तक ये जो है राहु ये अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, और 30 अक्टूबर को ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में। मेष राशि की 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 अंश तक ये अश्विनी नक्षत्र रहता है, और इन दिनों मेष में विचर रहा है राहु, तो उसी हिसाब से राहु के ऊपर असर पड़ रहा है इस अश्विनी नक्षत्र का। अश्विन यानी अश्व, इसका चिन्ह क्या है? अश्विनी नक्षत्र का घोड़ा, और घोड़ा जो यानी अश्व यानी कि तेज दौड़ने वाला, जो सीधा दिखता है, जिसे कुछ सूझता नहीं है, बस लक्ष्य की ओर दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, उसे पाना है कुछ, और वो दोनों तरफ ऐसे जो लगा के घोड़े को दौड़ाते हैं, उसी प्रकार से वो सिंबल जो होता है अश्विनी नक्षत्र का घोड़ा, सीधी नजर रखने वाला और गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ने वाला। इसलिए राहु भी यहाँ पर ऐसा ही व्यवहार करता है। अब देखना यह है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अब इसके नियंत्रण शक्ति जो होती है उसके घोड़े की, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र का जो चेहरा बताया गया है, इसका चिन्ह और इसके जो देवता हैं वो जो हैं, देवता जो हैं इनके अश्विन कुमार हैं। ये अश्विन कुमार देवों के चिकित्सक माने जाते हैं, मतलब देवों के डॉक्टर माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा अपनी तीक्ष्ण दृष्टि रखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, सर्जन, बहुत सारे सर्जन लोग, बहुत सारे डॉक्टर लोग जो मेष राशि मेष लग्न में पैदा होते हैं, अगर वो अश्विनी नक्षत्र में हो तो उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और ये इनकी गति जो होती है, अब इनकी गति बढ़ जाती है क्योंकि राहु साथ में मिल चुके हैं। अब हम आगे बात करें कि ये केतु का नक्षत्र है। अब केतु का नक्षत्र, केतु अपने आप में सात्विक है और राहु जो है राक्षस है। अब राहु जो है वो भौतिक सोचता है, राहु जो है अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। कई बार क्या होता है, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो गिर भी सकते हैं, या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो राहु के नक्षत्र में उनकी गोचर ऐसा है कि वो, या उनकी दशा ऐसी है कि वो ऐसा भी कोई गतिविधि कर सकते हैं जिससे उनको जेल हो जाए या उनके ऊपर कोई मुकदमा चले। तो ये भी सब राहु के अंडर ही आता है, लेकिन प्रोवाइडेडली राहु यहाँ पर शुभ है कि अशुभ है ये देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली देखकर ही पता चलता है एकदम 100% के आपको ये नक्षत्र का फल क्या मिलेगा। लेकिन मैं कामिनी खन्ना आपको राहु का उपाय भी बताऊंगी यहाँ पर
वीडियो के अंत में, क्योंकि कॉमन उपाय है राहु के और सब कर सकते हैं, तो 2 से 3 उपाय बड़े ज़बरदस्त बताऊंगी। और मेष से लेके मीन राशि पर ये राहु के अश्विनी नक्षत्र में जाने का क्या असर हुआ ये भी जानते हैं हम। मेष लग्न, मैं बात करती हूं हमेशा लग्न की, कभी गलती से मुंह से राशि निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेष लग्न, अब देखिए कि कई राशियों के लिए राहु जो है वो स्थान बली होने के कारण, जैसे 3, 6, 11 में राहु बैठा है, दशम में बैठा है, तो वो स्थान बली हो जाता है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना गया राहु। हालांकि राहु मंगल के घर में बैठा हुआ है, फिर भी स्थान बली होने के कारण उसको अच्छा मान रहे हैं। लेकिन मेरी मानिए और मेरा तजुर्बा, मेरी प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि राहु मंगल के घर में आकर पूर्ण रूप से असर नहीं दे पाता। राहु मंगल के घर पर कहीं रोक लगेगी, अंगारक योग बनेगा, राहु और मंगल का अंगारक योग होता है। ऐसे में राहु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में जब जाता है, केतु के नक्षत्र में जाता है, तो केतु खुद कुजवत होता है, मतलब केतु को मंगल के तरह मानते हैं, राहु को शनि की तरह मानते हैं। तो यहाँ पर शनि मंगल का दोष भी नजर आता है और कीट खड़का भी होता है। यहाँ पर राहु संपूर्ण भी हो जाता है और यहाँ पर राहु की गतिविधियां बड़ी तेज हो जाती हैं। याद रहे कि राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु को और जिद्दी बनाती है, राहु को और स्टबन बनाती है। और जब राहु कुजवत केतु के नक्षत्र में जाता है तो मंगल शनि कॉम्बिनेशन में यहाँ युद्ध जैसी, झगड़ेबाजी जैसी, तबीयत खराब जैसी स्थितियां बनती है जो महामृत्युंजय जैसे कंट्रोल में आती हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, मेष से लेके मीन लग्न वालों की चर्चा करने के पहले, कि मैं एक छाया ग्रह के दृष्टियों के विषय में कम विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर राहु की दृष्टियों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। चलिए हम जान रहे हैं मेष से लेके मीन लग्न पर इसका प्रभाव। मेष लग्न में बैठा है राहु, और राहु जो है अंगारक योग बना के काफी पहले से तबीयत वगैरह नासाज कर चुका है, काफी परेशान कर चुका है। कई लोगों को प्रॉब्लम है अपने ब्लड से रिलेटेड, कई लोगों को प्रॉब्लम है कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर गलत है, जिद्दी हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं और गलत लोगों से हाथ जोड़ लिया है, सजाएं मिल रही हैं, अपमानित हो रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है घटित मेष लग्न वालों के साथ राहु के कारण। अब वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ कम होगा। कुजवत केतु के नक्षत्र में जाके राहु थोड़े धीमे पड़ जाएंगे और आपको जो बुरा असर लगातार मिल रहा था वो कम हो जाएगा। पर्सनालिटी आपकी निखरेगी और आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अपने गति को प्राप्त करने के लिए भागेंगे, आपके काम होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आगाह कर दूं, आपको फिर भी कोई गलत काम डेलिबरेटली नहीं करना है, यही सोच के कि मैंने कहा था। वृषभ लग्न, आपके लिए राहु जो बैठा है द्वादश में, वो आपके प्रेम संबंधों को खराब कर रहा था, आपकी निद्रा अनिद्रा में बदल रहा था, इंसोमनिया की बीमारी दे रहा था, खर्चे कंट्रोल में नहीं थे। आप अगर विदेश में गए तो वहाँ बहुत परेशान हुए एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड, और आपके कोई वीज़ा लगने में देरियां हो गई, ग्रीन कार्ड मिलने में, मतलब बहुत सारी समस्या आपने झेली, एडमिशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, संबंधों से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड। अब ये परेशानियां कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर कुजवत केतु का प्रभाव आएगा और ये प्रभाव आने से राहु थोड़ा डिम पड़ेगा। राहु अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए छटपटाएगा और राहु बहुत सारी चीज़ों को हासिल भी करेगा। कुजवत केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रेम संबंध खराब हो गए थे तो प्रेम संबंध भी आपके बेहतर हो सकते हैं। उठाइए फोन और बात कीजिए। मिथुन लग्न वालों के लिए अब सबने कहा कि एकादश में राहु बैठकर बड़े पैसे देगा, करोड़पति बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपकी कुंडली में राहु वहीं बैठा हुआ है, अगर उच्च का राहु कुंडली में है, या आपके क्या कहते हैं पहले से ही राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब तो आपको खूब सारा फायदा होगा। अदरवाइज वैसे मेष के घर में
राहु बैठ कर इन दिनों आपको पैसा देता है, उतना नहीं देता जितना आप लोगों की प्रेडिक्शन सुन के सोच रहे हैं कि छप्पड़ फाड़ के दे देगा। देता है लेकिन थोड़ा रुक के देता है, 10 दिन देता है, 10 दिन नहीं देता है, फिर इंतजार करवाता है, आपका घर नहीं भरता और आपके केसेस विवाद से भी आपको मुक्ति चाहिए, इसलिए आप वहाँ अंगारक योग बना हुआ है। किसी भी गलत क्या कहते हैं, आप रजिस्ट्री करवाना, टेंडर भरना, एग्रीमेंट्स करना, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई काम करना, एग्रेसिव होकर भाग दौड़ करके काम करना, इसमें मत पड़िएगा। अब क्या होगा, इन चीज़ों पर अंकुश लगेगा क्योंकि राहु जो है केतु के नक्षत्र में आया और आप जो गलत डिसीजन लेके गलत काम करने वाले थे वो अब नहीं होगा और आपके पैसे भी आपको शुद्धता से आएंगे, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। इसलिए कर्क लग्न, दशम में बैठा राहु। अब आप कहेंगे दशम में राहु बड़ा अच्छा होता है, कर्क लग्न वालों को बड़ा फायदा होगा। फिर मैं दोहराती हूँ कि राहु जो है यहाँ पर इतना फायदा नॉर्मल इंसान को नहीं दे रहा है। राहु देता है, काम दिया फिर नहीं दिया, फिर थोड़े दिन काम दिया फिर नहीं दिया, फिर ऐसे आपका स्ट्रगल जारी रहा, रोज कुआं खोदना पड़ा, पिता की तबीयत आज ठीक है कल नहीं है, आपके सपोर्ट है बिजनेस में कल नहीं है, यही सब हो रहा था आपके साथ में। अब क्या होगा, वो सपोर्ट मिलेगा। अब क्या होगा, केतु झंडा लहराता है, आपको पता है केतु का नक्षत्र है, तो बस अब आप नाक की सीध में काम करेंगे, आपको पता है कि आपको करना क्या है। अब आपको सही से ही सूझने लगा, गलत लोगों से अनुबंधन नहीं करेंगे, गलत लोगों से हाथ नहीं जोड़ेंगे, कुछ भी ऐसी डील नहीं करेंगे जिसमें आप फंस जाएं। तो ये बात अब आपके समझ में आई और ये भी समझ में आया कि स्पेकुलेशन नहीं करनी, मतलब शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और पैसों से रिलेटेड स्टॉक मार्केट व्यवहार अब बहुत संभल के करने हैं, ये आपको समझ में आएगा क्योंकि राहु दे रहा है, जितना दे रहा है उतना ले जाएगा जाते वक्त, इसलिए संभल के रहिए। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए देखिए राहु कारक नहीं होता और राहु की जो प्लेसमेंट है नवम भाव में गुरु का घर कहलाता है, वहाँ पर मज़ेदार प्लेसमेंट नहीं है। राहु वहाँ बैठकर आपको तंग कर रहा था, आपके काम होते होते रुक रहे थे, आप तड़प रहे थे कि अभी ऑफर हुआ था अभी मना हो गई, और नए नए काम ढूंढने के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहाँ आधे अधूरे काम बना के आ गए। इन सब बातों से जब राहु अश्विन नक्षत्र में आए तो आपके काम बनने लगे, आपको कुछ न कुछ ऐसे प्रभाव आने शुरू हो गए। अब आप जो हैं काम की ओर ज़्यादा सजग हो गए, आपको मंगलवत केतु, कुजवत केतु आपको काम दिलाने लगा, आपके कई सारे सात्विक काम भी बनेंगे, आपके कई सारे ऐसे काम बनेंगे जिनमें आपकी सोच, आपकी डिसीजन पावर जो है वो भी काम आएंगी और अब जाके आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अपने कार्यों के लिए। और मैं इसमें आपसे एक और बात कह दूं कि राहु पर इन दिनों शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि जो है वो अपना प्रभाव राहु पर छोड़ रही है, तो ये बात भी भूलिएगा नहीं। इसलिए आपको जो भी काम करना है सतर्कता से करना है, यात्राओं में निकलना है तो रैश ड्राइविंग या कोई वाहन चलाना या तबीयत खराब ना हो जाए, इन सब बातों में बहुत ध्यान रखना है। कन्या लग्न, आपके लिए राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में राहु क्या करता है, डराता है, भ्रम देता है, ये बीमारी हो गई वो हो गई, होता कुछ नहीं है। लेकिन वो अंगारक योग भी बनाए हुए हैं, इसलिए ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का होना या कोई अन्य बीमारी होना जिससे घबरा जाए आदमी, ऐसा सब, नींद ना आना, रातों की नींद उड़ जाना, अनिद्रा होना, ये सब आपके साथ घटित हो रहा था, अब ये नहीं होगा। अब 30 अक्टूबर तक आप आश्वस्त रहिए कि इसमें मात्रा में कमी आएगी और आप जो हैं काफ़ी कुछ आश्वस्त हो जाएंगे अपने बिजनेस डील्स में। गलत लोगों के साथ हाथ मत जोड़िएगा, जो कि अब सजग होने वाले हैं आप, और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी बना के नहीं रख पा रहे थे आप, तो अब आप कुछ सोचेंगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सुधार देना चाहिए मामला, और आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए याद रखें कि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब जिसके सप्तम भाव में राहु बैठ जाता है वहां विघटन करा देता है, झगड़े करा देता है, फसाद करा देता है, विवाहित जीवन में व्यवसायिक पार्टनर के साथ अनबन हो जाती है। और राहु यही कुछ कर रहा था, अंगारक योग बना रहा था। अब आपका पार्टनर थोड़ा स्ट्रांग होगा और वो भी आपको थोड़ा समझाएंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप संभल जाइए। अब आपकी विघटन की स्थिति होते होते बच जाएगी,
आपका व्यवसाय बढ़ेगा। पब्लिक इमेज तो इसने खराब कर दी है, तो पब्लिक इमेज भी सुधारने के पीछे लग जाएंगे आप। और जो शनि की दृष्टि है उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो रही थी, तो इससे आपको संभलना है। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस से रिलेटेड समस्याएं, बीमारी है, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, ये सब समस्याओं से आपको बचना है। तो आप क्या कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, जो आपको बहुत काम आएंगे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए षष्ठ भाव में राहु स्थान बली कहलाता है। अब स्थान बली होने के कारण आपके क्या कहते हैं, आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम करवा रहा था। अंधाधुंध लोन उठा रहे थे आप, और दे भी रहे थे और चुका भी रहे थे। अब आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मामा पक्ष से बना के रखने, ननिहाल से बना के काम करना चाहिए, आपके सास ससुर से बना के काम करना चाहिए, आपके व्यवसाय में कैसे रहना चाहिए, बीमारी को कैसे टैकल करना चाहिए। क्योंकि राहु डराता है कि ये हो गया वो हो गया। षष्ठ भाव में राहु है तो अंगारक योग, तो उससे भी बचाता है। और राहु जो है आपको यहाँ पर समझदारी अब और देगा। लेकिन याद रखें, फिर वही बात कि शनि की तीसरी दृष्टि है। आपको कोई भी चीज़ सजगता से करनी है, बहुत संभल के करनी है। कोई भी गलत काम में हाथ नहीं डालना है, ना किसी गलत व्यक्ति के से लोन वगैरह लेना है। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए तो सब डिसीजन गलत हो रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी, मैं ये करूंगा, इससे बात नहीं करनी है, ये मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, ये लोग गलत हैं, और फिर उस पर सिक्का मार देना, नहीं ये ऐसा ही है, किसी की न सुनना, जिदें करना। ये सब जिदें राहु करवा रहा है आपको, भ्रम में भी डाल रहा है लोगों के लिए, मित्रताएं खराब कर रहा है, लोनली कर रहा था, और आपके डिसीजंस गलत हो रहे थे। व्यवसाय में वृद्धि कम थी और एक जगह बिठा दिया था उसने। अब आपको थोड़ा सा हिलाएगा डुलाएगा, लोगों को लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ न कुछ अच्छे फैसले मिलेंगे। अभी शनि की दृष्टि माइंड पे तो महामृत्युंजय का जाप करना उचित रहेगा। याद रखें कि आपको हनुमान जी के जाना भी उचित रहेगा। सब उपाय तो मैं बाद में बताऊंगी आपको राहु के। और आप अपने एक बात ध्यान में रखिए कि अपनी आपकी गुरु होती माँ आपकी, तो उनके चतुर्थ भाव में अभी गुरु बैठा भी हुआ है, तो आपको माँ से सलाह लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जाकर कहीं आपके डिसीजन सही होंगे। लेकिन सिर में चोट लगना या किसी प्रकार से कोई गलत डिसीजन के कारण झगड़ेबाजी और फसाद होना, इन सब से आपको बचना पड़ेगा। मकर लग्न, आपके राहु चतुर्थ भाव में बैठा। अब चतुर्थ में बैठ के क्या करता है, माता पिता में लड़ाई, घर के हेल्पर्स के साथ लड़ाई, और अपने वाहन तेजी से चलाना तो ठोक दिया किसी को, हालत खराब हो गई वाहन की भी अपनी भी। तो इन सब चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा था, राहु दे रहा था। आपके प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं कर रहा, और आपके क्या बोलते हैं, आपके मकान नहीं बन रहे, आधे अधूरे बन गए। तो इन सब बातों से अभी थोड़ी निजात देगा आपको, और आपको थोड़ा सा पैसा आने की भी शुरू होगी बातें, पैसे भी देगा। और राहु यहाँ पर आपको अब जो है अश्विन नक्षत्र में जाके आश्वस्त कराता है। अपनी माँ की तबीयत से भी थोड़ा बहुत, घर के हेल्पर्स भी थोड़ा बहुत साथ देना शुरू करते हैं, और अब आप सही सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ये शनि की दृष्टि अभी भी बनी हुई है राहु पर, इसलिए आपको महामृत्युंजय के जाप और हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। कुंभ लग्न, आपके राहु बैठा है तृतीय भाव में, स्थान बली, काम दिलाता है, आगे बढ़वाता है, दौड़वाता है। लेकिन इतना आप मतलब सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी इतना है आपके मन में कि चलो काम मिला, अच्छा काम मिला, आगे चल के इस काम का बहुत फायदा होगा। आपके पराक्रम उत्साह में वृद्धि थी, लेकिन फिर भी आपको यात्राओं में बीमारी होना, चोट लगना, वाहन तेजी से चलाना, और छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े फसाद, या आपके गले से रिलेटेड समस्याएं, बहुत ज़्यादा राहु ने आपको भ्रमित रखा। और ये राहु आपको दौड़ा रहा है, परिश्रम करवा रहा था, थकवा रहा था। अब इसमें थोड़ा सा बदल फेर आएगा, आपका जो भागना दौड़ना जो है उचित हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन थोड़ा बहुत समझेंगे आपको। यात्रा में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, अपनी दवाइयाँ खाना पीना लेकर चलें, वाहन रैश अभी भी ना चलाएं, शनि की दृष्टि है राहु पर। मीन लग्न, आपके लिए राहु अश्विनी नक्षत्र में जाकर क्या करता है, थोड़े बहुत संचित धन करवाना शुरू करता। अभी तक क्या सीन था, परिवार से भी मनमुटाव, संचित धन में कमी, धड़ाधड़ पैसा निकल रहा था। ये यात्रा, वो काम, कुटुंब में पैसा डालना, अपने गलत बोल दिया,
लोगों से गलत संवाद कर दिया तो नुकसान हो गया। और राहु के शनि की दृष्टि, परिवार में झगड़ेबाजी और धन का नाश। तो अब इन स्थिति से आपको थोड़ा बहुत मुक्ति मिलेगी और आप अब सोच पाएंगे अपनी तबीयत के लिए भी। सामने केतु बैठा अष्टम भाव में, और अपनी तबीयत के विषय में भी सोचेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि अपनी तबीयत ज़रूर संभालिएगा। कोई भी काम ऐसा मत करिए, मतलब आप ऐसा खाना पीना बाजार का या अपना ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको तबीयत में नुकसान हो, कोई रसौली, कोई फोड़ा, कोई सिस्ट, इन सब चीज़ों से आप परेशान ना हो जाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि परिवार में जो बहुत आपके लिए गलत फहमियाँ हो गई थी कि ये बंदा ऐसा है या बंदी ऐसी है, वो गलत फहमियाँ अब दूर होंगी। तो आइए चलिए हम राहु के कुछ उपाय जानते हैं। अब आज आपको मैं राहु के सात्विक उपाय जो मैंने पहले चर्चा की है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि राहु है क्या और राहु के प्रॉपर प्रैक्टिकल उपाय क्या। राहु धुआं है, राहु एक अंश है, राहु एक बिंदु है, राहु एक बुरा आदमी है। राहु जो है वो सिर्फ अपनी दिमाग से सोचता है। राहु जो है अब अश्विनी नक्षत्र में जाके फुल फोर्स में काम करने के लिए राहु जो है तत्पर है। कभी कभी राहु बहुत अच्छा और कभी कभी राहु बहुत बुरा है, लेकिन राहु जितना देता है वो अपनी दशा जाते जाते राहु ले जाता है। तो वो ले ना जाए, इसलिए अगर आपकी गोचर अच्छी है, अगर आपको अच्छा फल मिल रहा है, सबसे पहले अपना पैसा जो है फ्रीज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, जमीन ले लीजिए, जायदाद ले लीजिए, ऐसी जगह फ्रीज करिए जहां पर दोबारा आपका राहु जो है आपका पैसा लेना जाए। दिया है उसने, लेकिन उसकी लेने की दोबारा हिम्मत ना हो। दूसरी बात, राहु धुआं है। राहु धुआं है, फैगिंग, बूजिंग, शराब का नशा, किसी प्रकार का नशा, सिगरेट पीना, किसी चिलम पीना, किसी भी प्रकार का हुक्का पीना जिनसे धुआं निकलता हो, वो काम नहीं करना है। फेफड़े खराब हो जाएंगे, बीमारी देगा, राहु को बढ़ावा मिलेगा, राहु छा जाएगा, आप दब जाएंगे और आपको तकलीफ भी होगी राहु को सपोर्ट करने से। ये करके आपने राहु को सपोर्ट कर दिया। अब आपको तीसरे नंबर पे आपको सज्जन पुरुष बनने की जरूरत है। आप हो, मानती हूँ, लेकिन फिर भी आपको दान करने की जरूरत है शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, क्योंकि राहु मंगल के घर में है। तो थोड़ा दान कीजिए। जिन लोगों को जरूरत है पहले पूछिए उनको क्या जरूरत है, ये नहीं कि जबरदस्ती खिचड़ी खिलाए, ऐसा मत करिएगा। क्या खाना चाहते हैं, क्या कमी है, कंबल की कमी है, खाने की कमी है, अभी तो सर्दियां बीत गई, तो आप पूछिए कि किस चीज़ की उन्होंने कभी देखा नहीं, उनके मन की इच्छा पूरी करिए जो ज़रूरतमंद है। अगर आप इस योग्य हैं तो आप ज़रूर कीजिए। चौथी चीज़, राहु कंट्रोल में आता है 4 देवताओं से। एक तो शिव जी, उनसे राहु कंट्रोल में आता है। राहु कंट्रोल में आता है हनुमान जी से, और गणेश जी से राहु कंट्रोल में आता है, और राहु कंट्रोल में आता है दुर्गा माँ सरस्वती के रूप से। ऐसे में आप सरस्वती के पाठ करना, या आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, या आप शिव जी के पाठ करना, लघुरुद्री या महामृत्युंजय, या इसके साथ हनुमान जी के पाठ कराना, और मंगलवार और शनिवार को जाकर नारियल चढ़ाना मंदिरों में। इन्हीं के मंदिरों में आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। बाकी चर्चा मैंने आपके साथ की है संपूर्ण रूप से, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।